हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर बिजनेस लॉ, जिसमें हमारा जो एक्ट चल रहा है दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, जब हम टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 11 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो कि पेबल और ड्रॉन इन इंडिया, जिसे ड्रॉ भी इंडिया में किया जाता है और पे भी इंडिया में ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। या वो ड्रॉ इंडिया में किया जाता है उस पर्सन पे जो कि इंडियन रेजिडेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास कि दिल्ली का कोई मर्चेंट है, ठीक है, वो कहाँ पे रह रहा है, रेजिडेंट इन न्यूयॉर्क, पेबल इन कोलकाता। ड्रॉ दिल्ली में हुआ, पेबल कोलकाता में हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन ही यही रखी है कि जो बिल है वो ड्रॉन इन इंडिया और पेबल इन इंडिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, सेकंड आ गया फॉरेन इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 12 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरा हम कहेंगे कि बिल जो कि ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या बिल जो है ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन जो है रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने कंडीशन इनलैंड में रखी थी कि वो ड्रॉन इन इंडिया और पेबल इन इंडिया है, तो यहाँ पे ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे हम कहेंगे कि बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड पेबल आउटसाइड इंडिया, तो वो फॉरेन बिल हो गया। ठीक है, तो जो फॉरेन बिल्स होते हैं ज्यादातर ये सेट्स में ड्रॉ किए जाते हैं, क्योंकि फॉरेन बिल्स जाते हैं ना, ठीक है, तो रास्ते में मीन्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये सेट्स में दिए जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा इसकी कॉपीज तैयार की जाती हैं। ठीक है, अब बिल ड्रॉन इन इंडिया अगर पेबल इन तेहरान है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया हो गया ना, सो इसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन बिल। ठीक है, उसी तरह से बिल ड्रॉन इन लंदन बट पेबल इन इंडिया है, तो उसे भी हम फॉरेन बिल कहेंगे। अगर ड्रॉन इन इंडिया पेबल इन इंडिया है तो वो इनलैंड है। अगर ड्रॉन इन इंडिया पेबल आउटसाइड इंडिया या ड्रॉन आउटसाइड इंडिया और पेबल इन इंडिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन बिल कहेंगे। देन आ गया एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेक्शन 17 के अंडर आ रहा है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि हम उसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकते हैं और प्रोमिसरी नोट भी मान सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हो गया, ये जो होल्डर होगा उसे हम मतलब कि होल्डर इसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी ट्रीट कर सकता है और प्रोमिसरी नोट भी ट्रीट कर सकता है। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी बिल है जिसमें ड्रॉयर और ड्रॉई दोनों सेम पर्सन है, ये कैसे हो सकता है, मतलब जैसे मैंने बिल ड्रॉ किया, ठीक है, किस पे ड्रॉ किया, किसी ऐसे पर्सन पे जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो उस केस में ड्रॉयर भी मैं ही होगी और ड्रॉई भी मैं ही होगी, क्योंकि ड्रॉई कोई और पर्सन है ही नहीं। ठीक है, या मैंने जो बिल ड्रॉ किया वो किसी ऐसे पर्सन पे ड्रॉ कर दिया हु हैव नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मैंने माइनर पे बिल ड्रॉ कर दिया। अब माइनर तो पेबल नहीं ना होगा, तो उस केस में वो एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोमिसरी नोट में। मींस यहाँ पे मैं पेमेंट करने के लिए लायबल हूँ,
तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, यहाँ पे एग्जाम्पल दी है कि एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया, वाई ने आके किसको दे दिया, जेड को दे दिया। अब यहाँ पे जो वाई है वो फिक्टिशियस पर्सन है, तो एक तरह से जेड किससे पेमेंट लेगा, वाई से नहीं लेगा, किससे लेगा, एक्स से पेमेंट लेगा। तो यहाँ पे जेड इसको प्रोमिसरी नोट भी मान सकता है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकता है, समझ के। तो जहां पे ड्रॉई जो है फिक्टिशियस पर्सन है, वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है इन शॉर्ट इन स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स अंडर सेक्शन 20 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि इनकम्प्लीट माने जाते हैं। इनकम्प्लीट किस तरह से, या तो उसमें अमाउंट नहीं मेंशन की हुई, या उसमें नेम ऑफ द पेई मेंशन नहीं किया, या उसमें डेट मेंशन नहीं की गई है, मींस किसी ना किसी वजह से वो इनकम्प्लीट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन शॉर्ट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को वो ब्लैंक साइंड स्टैम्प पेपर्ड इंस्ट्रूमेंट देता है, तो जो सेकंड पर्सन है, जैसे ए ने बी को कोई इंस्ट्रूमेंट दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, जिसपे कोई ब्लैंक था, ब्लैंक मतलब डेट नहीं मेंशन थी या अमाउंट मेंशन नहीं थी। अब बी ने उसे फिल कर लिया, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उसने फिल कर दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब जो उसने इंस्ट्रूमेंट फिल कर दिया, ए को वो पेमेंट करनी होगी। अगर उसने डेट मेंशन की है तो डेट के अकॉर्डिंग करनी होगी, अगर अमाउंट मेंशन की है तो एक बार तो अमाउंट के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अब अगर इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है तो उस केस में जिस पर्सन ने उस इंस्ट्रूमेंट को साइन किया है उसकी लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब वो इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसे वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा। सेकेंड कंडीशन है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है दैट मस्ट बी डिलीवर्ड टू द अदर पर्सन, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होगी तब तक वो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट है कि जो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है उसको फिलअप करना है, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी होना चाहिए। जितनी उसको अथॉरिटी दी गई है उतनी अमाउंट या वही डेट वो उसमें फिल करेगा, उससे ज्यादा वो फिल नहीं कर सकता, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जो ब्लैंक्स फिल करनी है वो रीजनेबल टाइम के अंदर फिल करेगा। अब ए ने इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बी को दिया है, उसने कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर दो। अब बी अगर 15 डेज आफ्टर वो बिल देता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए किसी तरह की स्टैंप की जरूरत नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट है कमोडेशन बिल, ठीक है। कई बार क्या होता है कि दो पार्टी सिर्फ इसलिए एक दूसरे पर बिल ड्रॉ कर रही हैं या एक्सेप्ट कर रही हैं बिकॉज दीज टू पार्टीज आर फ्रेंड्स एंड दे वांट टू ऑब्लाइज देयर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को ऑब्लाइज करने के लिए वो बिल्स को ड्रॉ कर रही हैं और एक्सेप्ट कर रही हैं। इन बिल्स को क्या कहा जाएगा, कमोडेशन बिल कहा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, दो पर्सन है, ए है और बी है, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि जैसे ए जो है, ए बी के पास गया, कहता कि मेरे को पैसों की जरूरत है, ठीक है। अब बी क्या कर रहा है, बी का जो है बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बी ए से कह रहा है कि मैं तुझे अभी कैश नहीं दे सकता, तू ऐसे कर, मेरे पे बिल ड्रॉ कर। बी ए से कहता है तू मेरे पे बिल ड्रॉ कर। ए ने क्या किया, बिल ड्रॉ कर दिया और बी ने उसे क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। बी ने उसे क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो ए की हेल्प करना चाहता है, ठीक है। अब बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, अब ए को क्या फायदा हुआ, अब बी ने वो 3 मंथ्स का बिल जो है वो मतलब ए ने ड्रॉ किया और 3 मंथ्स का बिल एक्सेप्ट किया। अब ए को फायदा क्या हुआ, वो बिल लेके जाएगा बैंक में, बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करवा लेगा,
डिस्काउंट करवाने से इसको इमीडिएट पेमेंट मिल गई। अब जो पैसे ए ने 3 महीने बाद बी को रिटर्न करने थे वो क्या करेगा, वही पैसे बैंक को पे कर देगा, बिकॉज बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया। ठीक है, समझ आ गई। तो ए ने बिल ड्रॉ किया, बी पे किया और बी ने उसे एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? विदाउट कंसिडरेशन एक्सेप्ट किया, जस्ट टू अकोमोडेट ए। इसे कहते हैं अकोमोडेशन बिल। इसमें ना कोई डेटर होता है और ना ही कोई क्रेडिटर होता है। ठीक है, द पार्टी अकोमोडेटिंग इज कॉल्ड अकोमोडेशन पार्टी। इसको हम कहेंगे अकोमोडेशन पार्टी। ठीक है, जिसको हेल्प मिली है उसको कहेंगे अकोमोडेटेड पार्टी। पॉइंट क्लियर? इसे बैकिंग द बिल भी कहा जाता है। वो बिल जो बिना कंसिडरेशन के जस्ट टू हेल्प ईच अदर ड्रॉ किया जाता है उसे हम अकोमोडेशन बिल कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया फिक्टिशियस बिल। फिक्टिशियस बिल वो बिल्स होते हैं जिसमें ड्रॉयर और पेई दोनों के नेम्स जो है वो मतलब कि डमी है। मींस हम कह सकते हैं कि उनके दे बोथ पर्सन्स आर नॉन एग्जिस्टिंग, दे आर कॉल्ड फिक्टिशियस बिल्स। ठीक है, फिक्टिशियस का मतलब है कि नॉन एग्जिस्ट, वो दोनों पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं या वो दोनों क्या है, प्रिटेंडेड पर्सन है, तो उसे हम फिक्टिशियस कहेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो बिल किसके द्वारा ड्रॉ किया गया? फिक्टिशियस पर्सन के द्वारा। किस पे ड्रॉ किया गया? वो भी फिक्टिशियस पर्सन है। सो इंडोर्सी कैन रिकवर द अमाउंट अगेंस्ट द एक्सेप्टर प्रोवाइडेड ही इज इन पोजीशन टू शो द सिग्नेचर्स। अब कई बार क्या होता है कि जिसने बिल ड्रॉ किया वो तो ठीक है, जिस पे ड्रॉ किया गया वो फिक्टिशियस पर्सन है। अब वो बिल आके सी के पास चला गया, यहाँ पे सी क्या करेगा, ए से उसकी अमाउंट जो है रिकवर करने की कोशिश करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा है बेयरर इंस्ट्रूमेंट। ये पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेयरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेयरर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, द होल्डर इन पोजेशन इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट, उसी को पेमेंट मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था कि अगर वो बिल बेयरर टिक किया हुआ है या चेक बेयरर टिक किया हुआ है तो होता क्या है, जैसे ए का चेक है ना, वो रास्ते में गिर गया, ठीक है, किसी ने उसे उठा लिया, तो अगर वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो जिसने भी उठाया है ही कैन गेट द पेमेंट। ठीक है, बट अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उस केस में क्या होगा, जिस पर्सन का नेम वहां पे मेंशन किया जाएगा पे टू सी, तो वो सिर्फ उसी को ही पेबल होगा। दोनों में डिफरेंस यही है कि जो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है उसकी पेमेंट कोई भी ले सकता है, बट जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ जिस पर्सन का नेम वहां पे मेंशन किया गया है उसे ही पेमेंट मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है वो इंस्ट्रूमेंट जब डिमांड किया जाएगा तभी पेबल होगा, तो उसे इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड कहा जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर साइट। हाँ जी, इसका मतलब है आफ्टर साइट मीन्स promissory note, bill of exchange expressed to be payable after a certain period after sight या date। तो बिल ऑफ एक्सचेंज वो मेंशन किया जाता है कि पेबल 90 डेज आफ्टर साइट और 6 मंथ आफ्टर डेट। तो आफ्टर साइट प्रोमिसरी नोट में इसका मतलब अलग है और बिल ऑफ एक्सचेंज में अलग है। ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट में है कि जब तक ये प्रेजेंट नहीं किया जाएगा तब तक इसकी पेमेंट नहीं होगी, और बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है आफ्टर एक्सेप्टेंस। ठीक है, नोटिंग ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस और प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। बी आफ्टर साइट का मतलब है कि एक्सेप्टेंस जो है जब वो प्रेजेंट किया जाएगा उसके बाद ये एक्सेप्ट होगा। अनडेटेड बिल्स। अनडेटेड बिल्स जैसा कि इसके नेम से ही पता चलता है जिन पे डेट ऑफ बिल मेंशन नहीं की जाती उसे अनडेटेड बिल कहा जाता है। ठीक है जी, तो पार्टीज जो है वो लाइबल होंगी इवन इफ रॉन्ग डेट इज इंसर्टेड। ठीक है, देन बैंकर्स ड्राफ्ट।
बैंकर ड्राफ्ट, इसका मतलब है कि एक बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर दे रहा है फॉर द पेमेंट, या कह लो कि उसको डायरेक्ट कर रहा है कि स्पेसिफिक सम ऑफ मनी जो इस पर्सन के नाम से ट्रांसफर की जाए। ठीक है, अब इसमें हम लोग कैश डिपॉजिट करवा के भी इसको मतलब ड्राफ्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बैंक ड्राफ्ट एक चेक की तरह ही होता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि चेक जो है एक कस्टमर के द्वारा बैंक पे ड्रॉ किया जाता है, जबकि ड्राफ्ट एक बैंक दूसरे बैंक पे ड्रॉ करता है। तो दूसरा पॉइंट है कि चेक को हम कभी भी उसकी पेमेंट को रोक सकते हैं, काउंटर मांड कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ ड्राफ्ट हम लोग इसकी पेमेंट को काउंटर मांड नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ ड्राफ्ट की, तो ड्राफ्ट एक बैंक दूसरे बैंक पे ड्रॉ करता है और ये पेबल ऑन डिमांड होता है। इट कांट बी पेबल टू बियरर, ये बियरर पर पेबल नहीं होता और इसको काउंटर मांड भी नहीं किया जा सकता। हाँ जी, लास्ट पॉइंट हमारा आ गया बिल्स इन सेट्स। बिल्स इन सेट्स जो है इट कम्स अंडर सेक्शन 130 to 133। द बिल्स इन सेट्स आर यूज्ड इन केस ऑफ फॉरेन बिल्स। हमने पहले भी किया था कि फॉरेन बिल्स जो है वो इन सेट्स होते हैं। इनलैंड बिल्स बहुत रेयर है कि वो सेट्स में होंगे। रेयर इसलिए कहा कि कई बार कोई मतलब बिजनेसमैन ऐसे डिमांड कर देता है तो हो सकता है कि वो इन सेट्स में हो। अब इन सेट्स का मतलब क्या है कि जो बिल ड्रॉ किया जाता है वो कई पार्ट्स में ड्रॉ किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए ताकि रास्ते में कोई डिले या इनकन्वीनियंस ना हो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है जो बिल्स होते हैं दे लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, अब जितने भी सेट्स होंगे उन सब पे नंबर लगाया जाएगा, उन सब पे दूसरी पार्टी का रेफरेंस भी होगा। अगर कोई एक सेट पे रेफरेंस लगाना भूल भी जाता है तो वो दूसरे पे लग जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि उस पे साइन कहाँ पे करने हैं। अब जो ड्रॉयर है उसने साइन करने हैं, साइन एंड डिलीवर ऑल ऑफ देम टू दी पेई, बट जो स्टैंप लगानी है वो सिर्फ एक ही पार्ट पे लगानी है। ठीक है, जो एक्सेप्टेंस लगानी है वो सिर्फ एक पार्ट पे लगानी है। अगर वो एक्सेप्टेंस एक से ज्यादा पार्ट्स पे दे देगा तो क्या होगा? अगर वो दो सेट्स पे एक्सेप्टेंस दे देता है ड्रॉयर, ठीक है, ये सेट किसी और के पास चला गया, ये सेट किसी और के पास चला गया, तो ये दोनों अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं तो दे कैन डिमांड द पेमेंट। अब इस पर्सन ने जिसने सिर्फ एक को पेमेंट करनी थी, इसे दोनों को पेमेंट करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस जो है दो सेट्स पे दे दी है। अब बिल्स इन सेट्स के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट वन इज बिल जो है उसको हम इन सेट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, पार्ट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स मिलके सेट बनता है। ठीक है, और उन सबको उन सारे सेट्स को जब हम मिला देते हैं तो वो एक बिल बन जाता है। ठीक है, अब जितने भी बिल के पार्ट्स होंगे उन सब पे नंबर लगाया जाएगा, एक प्रोविजन क्रिएट होगा। ठीक है, जो ड्रॉयर है वो हर एक पार्ट को क्या करेगा? साइन करेगा, और सारे जो जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे वो ड्रॉइंग को डिलीवर करेगा। ठीक है, अगर किसी एक पार्ट की भी पेमेंट की जाती है तो ये माना जाएगा कि बिल एक्सटिंग्विश हो गया। ठीक है, अगर कोई पर्सन बिल को एक्सेप्ट करता है, इंडोर्स करता है इन केस इन फेवर ऑफ डिफरेंट पर्सन, या वो अलग अलग लोगों के पास जाते हैं तो वो आगे उसको क्या कर सकते हैं? एज अ सेपरेट बिल इंडोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं दो या दो से ज्यादा पार्ट्स आगे नेगोशिएट करते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स को, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो कि सबसे पहले टाइटल अक्वायर करता है, ही कैन रिसीव द पेमेंट। ठीक है जी, तो इसके बाद आ गया डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल वो बिल होता है जो कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को प्रेजेंट करता है, जैसे बिल ऑफ लेडिंग हो गया। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग अगर ए बी को बिल ऑफ लेडिंग दे रहा है
तो इट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे रहा उन गुड्स का, तो भी उन चीजों का ओनर माना जाएगा। और इस बिल को हम क्या कहेंगे, इस बिल को हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री बिल। अब हमारा लास्ट है एस्क्रो। एस्क्रो का मतलब क्या है, वो बिल जो हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं उसे एस्क्रो कहा जाता है। ठीक है, एस्क्रो वो जो कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किया जाता है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खुश रहें। थैंक यू।